हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 और 17 मई की। 16 और 17 मई आज 2 दिन की हम करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी द हिंदू न्यूज की एनालिसिस होगी, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज के जो यहाँ पर विषय होने वाले हैं निसार उपग्रह। निसार उपग्रह के बारे में हम समझेंगे ये क्यों चर्चा में है। आपको पता होगा इसरो का और नासा का ये उपग्रह है, बट ये बहुत समय से चर्चा में बना हुआ है और अभी इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। इसको देख लेंगे। केपी श्याम निखिल ने भारत के 85वें शतरंज ग्रांड मास्टर के रूप में उपलब्धि हासिल कर ली है। इनके बारे में देख लेंगे। फिर हमारा आएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। प्रतिबंध बढ़ा दिया गया 5 वर्षों का। इन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया 5 सालों का। और ये कहां पर हैं और ये कहां पर भारत में समस्या पैदा कर रहे हैं, इसको समझ लेंगे। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का सदस्य बना है एसबीआई। अब भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब एसबीआई इसका सदस्य बना है तो कहीं ना कहीं ये चर्चा में आ चुका है। नेक्स्ट है केन्या को भारत ने $1 बिलियन की सहायता दी है। तो ये सहायता जो दी है इतना चर्चा में क्यों है, जो सुमारू रपेट रहा है। नेक्स्ट हमारा और वेरी इंपोर्टेंट कंफेरेंस होगी भीम पोर्टल। आपको पता होगा कि भारतीय की सेना के द्वारा बनाया गया भीम पोर्टेबल अस्पताल। ऐसा अस्पताल है ये, कभी भी किसी भी समय मात्र कम से कम समय में इसको बनाया जा सकता है। तो भीम पोर्टेबल अस्पताल की हम बात करेंगे। तो आज की जो हमारी 6 करंट अफेयर्स होने वाली है वेरी इंपोर्टेंट है। आप लोग एक एक करके हम देखते हैं। निसार उपग्रह से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निसार उपग्रह जिसकी सैटेलाइट के माध्यम से आप फोटो को देख पा रहे होंगे। चर्चा में क्यों है तो इसको पता होगा। यह क्या है, एक लियो मतलब कि लो ऑर्बिटर है। निम्न भूकक्षीय वेधशाला के रूप में कार्य करने वाला नासा और इसरो के बीच एक सहयोगी उपग्रह मिशन है। कैसा एक उपग्रह मिशन है, नासा और इसरो के बीच में सहयोग के द्वारा बनाया गया है। निम्न भूकक्षा में ये संचालित एक वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। इसके पूर्ण नाम की बात किया, इसके पूर्ण नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। पूर्ण नाम जो इसका पूरा नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा इसरो। नासा से हो गया है, नासा और इसरो का मतलब हो गया नासा और इसरो के द्वारा बनाया गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। इसका कार्य क्या है, कार्य इसका बड़ा प्यारा है। पृथ्वी के जो भू परिदृश्य मतलब कि पृथ्वी की जो जगह है उसकी निगरानी करना, साथ में जलवायु जो परिवर्तन होते हैं पृथ्वी पर उनका अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन मुख्य तौर पर बनाया गया। संभावित लॉन्चिंग की जगह डेट बात किया है तो वर्ष 2024 के अंत तक इसको लॉन्च करने की योजना नासा और इसरो बना चुका है। तो इसका जो ग्राउंड लेवल पर वर्क है पूरा एक तरीके से हो चुका है, बट सही समय और सटीकता से इसको देखने के लिए लॉन्च करने का जो समय है वो वर्ष 2024 के अंत में इसको बताया जा रहा है। अगर इसमें बैंड की बात करें, आपको पता होगा जो भी हमारे उपग्रह होते हैं उन सभी में बैंड लगे होते हैं और कभी कभी पीटी में बैंड डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि किस तरीके के बैंड काम करते हैं यहाँ पर। तो नासा और इसरो का निसार जिसको हम कहते हैं इसमें दो दो बैंड लगे हैं, एस बैंड और एल बैंड। कौन सा, एस बैंड और एल बैंड। अगर हम बात करें एस बैंड की तो एस बैंड को इसरो के द्वारा, इसरो मतलब कि भारत के द्वारा बनाया गया है। एल बैंड की बात की जाए नासा के द्वारा जो कि अमेरिका ने बनाया है। तो एस बैंड इसरो ने बनाया और एल बैंड नासा ने बनाया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम मिशन की अवधि की बात करें, ये मिशन जो है वो कितने अवधि के लिए है तो 3 सालों की अवधि के लिए इस मिशन को लक्ष्य टारगेट है। हो सकता है इससे ज्यादा भी चल जाए, हो सकता है इससे कम भी चले, ये तो मिशन लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रत्येक 12 दिनों में पृथ्वी की सभी भूमि और बर्फ की सतहों का ये स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर, याद रखिएगा, पृथ्वी पर चाहे भारत की हो, चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, दक्षिण अमेरिका की हो, यूरोप की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, अंटार्कटिका की हो, आर्टिक की हो, रूस की हो, किसी भी जगह की हो, बर्फ की चादर या भूमि हो, 12 दिनों के अंदर ये सभी पूरी कवर कर लेगा। याद रखिएगा 12 दिनों में संपूर्ण पृथ्वी की चीजों को कवर कर लेगा। डाटा उपयोग की बात किया कौन करेगा तो भारत और अमेरिका के द्वारा, दोनों के द्वारा, भारत और अमेरिका दोनों अपने लेवल पे इसके डाटा का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम निसार उपग्रह क्षमता की बात करें तो याद रखिएगा विवर्तनिकी मतलब कि टेक्टोनिक गतिविधियों की सेंटीमीटर सटीकता तक निगरानी करने में यह क्षमता प्रदान की गई है। तो टेक्टोनिक की जो विवर्तनिकी गतिविधि होती है, टेक्टोनिक प्लेटें जो गति करती है उस लेवल तक की यह सेंटीमीटर जो होता है, मतलब कि आपने देखा होगा सेंटीमीटर बहुत कम खिसकती हुई प्लेट है, वो भी वह सटीकता से जानकारी दे पाएंगी। अगर हम जल निकायों की बात करें तो ये जल निकायों को सटीकता से माप करने में जो पैरामीटर है इसका जल का, उस बहुत सटीकता से जल का भी ये माप कर सकता है।
पृथ्वी पर पानी के जो दबाव हैं उनका भी आकलन करने की यह योग्यता रखता है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो पानी में जल में दबाव होते हैं उसका भी ये योग्यता रखता है, उसका भी आकलन कर सकता है। वनस्पति और हिमावरण, याद रखिएगा, इनकी भी यह निगरानी करने में सक्षम है। तो आप देखोगे तो 4 तरीके से ये पूर्ण उद्देश्य के साथ अपना संपूर्ण पृथ्वी पर हर चीज की सटीकता से जानकारी प्रदान कर सकता है। बस समय है तो लॉन्चिंग का, वेट है तो लॉन्चिंग का, इंतजार है तो सिर्फ लॉन्चिंग का। लॉन्च हो जाए, 3 साल का इसका टारगेट है, 3 साल तक इसको पर काम करना है, उसके बाद पता चलेगा कितना काम कर पा रहा है। अगर हम महत्व की बात करें, सबसे प्रमुख इसका महत्व जो है जलवायु विज्ञान। कौन सा है? जलवायु विज्ञान। स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, विशेषकर की वनों से जो कार्बन होता है उन स्रोतों के सिंक के बारे में समझ को बढ़ाएगा। याद रखिएगा, स्थलीय पारिस्थितिकी मतलब कि जो स्थल पे वन है उन वनों की जो कार्बन की उत्सर्जन करने की क्षमता है या एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, इसके बारे में सटीकता से बता सकता है। साथ में जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं इनके बारे में भी वह सटीकता से समझा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के हर प्रभावों को कम समय में रणनीतिक विकसित करने के लिए इस डेटा का महत्वपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। अगर हम बात करें किस सहयोग से बनाया जा रहा है, तो भारत की कंपनी है इसरो। याद रखिएगा, भारत का इसरो के द्वारा और अमेरिका की नासा के द्वारा इसको सहयोग पे बनाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर अमेरिका और भारत ने पृथ्वी के अवलोकन मिशन के लिए हार्डवेयर विकसित करने में सहयोग किया हुआ है। याद रखिएगा, ऐसा पहली बार है और इसीलिए कहीं ना कहीं निसार अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। यार के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। केपी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज के ग्रांड मास्टर बने हुए हैं। आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे, कौन है? केपी श्याम निखिल जी हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हर इंसान को अपनी लाइफ में मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इतना तो आपका कर्तव्य भी बनता है। आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना है कि हमारा एंड्रॉइड ऐप भी है। रखिए, कौन सा है? एंड्रॉइड ऐप है जिसका नाम है नट लर्निंग है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा भी हुआ है, लिंक भी है। आप लिंक पर जाके भी डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर पाएंगे। और वहां पर बहुत सारी मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, फ्री में लगा सकते हो। तो हम बात करते हैं, भारत के 85वें शतरंज के ग्रांड मास्टर बने हैं केपी निखिल। अगर हम बात करें तमिलनाडु के केपी श्याम निखिल, इनका पूरा नाम है, तमिलनाडु के हैं और भारत के 85वें शतरंज के ग्रांड मास्टर बन चुके हैं। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी होगा, माइंड में रखना है। पहले शतरंज के ग्रांड मास्टर कौन बने थे, ये आप लोग मुझे कमेंट बताओगे। खैर, हम 85वीं की बात कर रहे हैं, शतरंज के ग्रांड मास्टर बने थे। दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में इन्होंने अपना तीसरा और अंतिम ग्रांड मास्टर मानदंड हासिल किया हुआ है। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रांड मास्टर थे। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया, बट मैंने आपको बता दिया है, जो विश्वनाथन आनंद है भारत के पहले ग्रांड मास्टर के तौर पे इनको जाना जाता है। कैनोरी हम्पी भारत की पहली ग्रांड मास्टर थी। यार कौन थी? कैनोरी हम्पी भारत की पहली ग्रांड मास्टर थी। अगर हम ग्रांड मास्टर की बात करें थोड़ा इसके बारे में, तो यह उपाधि विश्व शतरंज संगठन फिडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी गई जाती है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? तो पुरुष शतरंज खिलाड़ी को स्थापित शास्त्रीय या मानक शतरंज में न्यूनतम FIDE 2500 एलो रेटिंग अंक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करना चाहिए, तभी इनको यह उपाधि प्राप्त होती है। महिला शतरंज खिलाड़ी की बात की जाए, न्यूनतम FIDE 2300 एलो रेटिंग अंक और 3 महिला ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करना चाहिए। अगर हम विश्व चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि भी है। रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च उपाधि है ग्रैंड मास्टर की। एक बार प्राप्त करने के बाद यह उपाधि जीवन भर के लिए बनी रहती है। तो एक बार यह उपाधि प्राप्त करोगे तो यह उपाधि जीवन भर के लिए आपके पास बनी रहती है। आपके लिए क्वेश्चन है प्यारा सा, जिसका आंसर आपको देना है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, आपको करंट बताना है कमेंट में। कनोर हम्पी, जयश्री खादीकर, द्रोणावल्ली हरिका, आर वैशाली। आपको इनमें से एक ऑप्शन सही है, आपको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रतिबंध लगा है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल फिल्म पर। ये जो प्रतिबंध लगा हुआ है इसके बारे में हम भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल पर जो प्रतिबंध लगा है अभी चर्चा में क्यों आ गया है, तो भारत में गृह मंत्रालय ने, यार किसने? भारत में गृह मंत्रालय ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर, जिसको हम लाइट भी कहते हैं, ये वही लाइट है जियो वाला है ना, अरे वो नहीं है, वो नहीं है, ये लाइट है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ इलम, तमिल इलम का शॉर्ट नेम है लाइट। तो याद रखिएगा,
क्या है कि प्रतिबंध लगा हुआ है, गृह मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है। प्रतिबंध जो है 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत बढ़ाया गया है। तो ये जो कानून है, इसका नाम पूछा जा सकता है किस गतिविधि के द्वारा लगाया गया है, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। केंद्र सरकार के अनुसार यह संगठन अभी भी उन गतिविधियों में लिप्त है जो कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, और हर देश की या हर राज्य की अपनी एक अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी करना होता है वो सभी कार्य किए जाते हैं। तो इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ये देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं उन गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए इन पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत 5 वर्ष का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की बात करें तो इसका गठन 1976 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका को मिलाकर एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की स्थापना करना। इनका प्रमुख उद्देश्य नॉर्थ और ईस्ट के श्रीलंका को मिलाकर एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। इस संगठन का प्रमुख नेता पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा वेलु पिल्लई प्रभाकरन इन संगठन के प्रमुख नेता रहे हैं। इसकी स्थापना की डेट याद रखना है, दशक याद रखना है, 1970 का दशक था। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपको पता होगा राजीव गांधी की जब हत्या 1991 में हुई तो जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और चर्चा में बना हुआ था। तो उसी समय से ये प्रतिबंध पर अड़ा हुआ है और प्रतिबंध लगा हुआ है। खैर, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का सदस्य एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, और आपको पता होगा कि भारत का ये पॉपुलर ही नहीं बल्कि विश्व का भी पॉपुलर बैंक है एसबीआई, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। बट अभी हाल ही में चर्चा में आया है कि भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का सदस्य बना हुआ है। क्या उसमें ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का सदस्य बना हुआ है, जिसको हम टीसीएम भी कहते हैं। एसबीआई पहला बैंक है जिसका पहला इसका सदस्य बना हुआ है, याद रखिएगा एसबीआई पहला बैंक है जो इसका सदस्य बन चुका है। अब हम अगर बात करें इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की, तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। कैसा है? भारत का पहला है और अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2022 को इसका शुभारंभ किया था। यह गिफ्ट सिटी, कहां पर? गिफ्ट सिटी, आपको पता होगा गिफ्ट सिटी कहां पर है? गिफ्ट सिटी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के भी गांधीनगर में स्थित है। कहां पर? गांधीनगर में है, स्थित है। तो गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यह गुजरात में स्थित है और वहीं पर 29 जुलाई 2022 में इसका शुभारंभ किया गया था। इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसको हम आईएफएससी के द्वारा विनियमित मतलब कि रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेशन में लाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससी द्वारा इसको विनियमित भी किया जाता है। किसको? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को। आपके अकाउंट में आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, जिस बैंक में खुलता है, आपको आईएफएससी कोड मिलता है। कौन सा? आईएफएससी कोड मिलता है। लेकिन ये क्या बात कर रहा है? आईएफएससी ए का मतलब होता है अथॉरिटी, याद रखिएगा, ठीक है। खैर, हम बुलियन की बात करते हैं। बुलियन शब्द बार बार आ रहा है। बुलियन का मतलब क्या है? बुलियन उच्च शुद्धता के भौतिक सोने और चांदी को प्रदर्शित करता है। किसको? जो हाई क्वालिटी की जो शुद्धता होती है उसकी भौतिक, जो फिजिकली गोल्ड और उसको चांदी को यह संदर्भित करता है। इसे बार, सिल्लियां या सिक्कों के रूप में भी रखा जा सकता है। बुलियन को केंद्रीय बैंकों के द्वारा भंडार के रूप में भी रखा जाता है। तो बुलियन के बारे में अगर और भी जानना है तो आप नेट पे भी सर्च करते हो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। खैर, जो हमारी करंट अफेयर थी उस पर मैंने यहाँ पर बात की है। हम बात करते हैं, भारत ने केन्या को $1 मिलियन दिए हुए हैं। केन्या की बात करेंगे हम। केन्या की स्थिति क्या है, कहां पर केन्या स्थित है, इसको देखेंगे। साथ में केन्या के लगने वाली जो सीमाएं हैं देशों से, उस समुद्र से या फिर झील से, इसको भी बात कर लेंगे। हालांकि भारत ने $1 मिलियन को दिया हुआ है। ये किस लिए दिया है भारत ने? केन्या में एक बाढ़ आई है, यार क्या आई है? केन्या में बाढ़ आई है। उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। यहाँ पर ऑप्शन में आ सकता है किस तरीके की सहायता दी गई है, मानवीय सहायता, आपातकालीन सहायता या अनुदान या किसी और चीज को। तो आपको याद रखना है मानवीय सहायता देने की घोषणा की है भारत सरकार ने $1 मिलियन को केन्या को। याद रखिएगा भारतीय मानवीय सहायता में शामिल क्या क्या होता है, देखो वही क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है कि मानवीय सहायता में क्या क्या शामिल होता है। तो अनाज, जैसे कि अनाज, तैयार भोजन और शिशु आहार,
क्योंकि हर इंसान को खाने के लिए अगर खाना नहीं है तो फिर क्या ही उस देश में क्या ही होगा। इसीलिए अनाज जो तैयार भोजन, साथ में शिशु आहार, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध है या फिर कुछ भी खाने का पैकेट है, ये सब चीजें दी जाती है मानवीय सहायता। नेक्स्ट, आपदा राहत सामग्री। मान लो अगर आप लाइफ जैकेट है आपके पास तो कहीं ना कहीं आप बचाव के कार्य में लिप्त हो सकते हो। तो इस तरीके से आपदा राहत सामग्री भी, या मेडिसिन हो गया, ऐसी सुविधाएं भी दी जा सकती है। बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्वच्छता होती है, जैसे मान लो एक फॉर एग्जाम्पल के लिए हम स्वच्छता पे क्या यूज करते हैं, जैसे कहीं लग जाता है या चोट आ जाती है तो डेटॉल। तो इस तरीके से कुछ जो मेडिसिन हो सकते हैं स्वच्छता के लिए वो दी जा सकती है। स्वच्छता किट भी यहाँ पे दी जा सकती है। साथ में टेंट, कहीं पे आप रुक सकते हो, आप प्रवास कर सकते हो, टेंट दिया सकता है, स्लीपिंग बैग दिया सकता है, चटाई, कंबल इत्यादि चीजें आपको यहाँ पर मानवीय सहायता के तौर पर दी जाती है। इसीलिए भारत में मानवीय सहायता के तौर पर $1 मिलियन की घोषणा की हुई है। अगर हम केन्या की बात करें, सबसे पहले केन्या को तो आपको ये समझना है ये किस महाद्वीप में स्थित है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है एक देश। तो अगर हम बात करें केन्या की, तो केन्या कहां पर है, पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, आपको याद रखना है। इसकी सीमा की बात करें तो इथोपिया से लगती है, याद रखिएगा, इथोपिया इसके नॉर्थ में पड़ता है। नेक्स्ट सोमालिया से लगती है, सोमालिया इसके पूर्व में पड़ता है। तंजानिया से लगती है, तंजानिया इसके साउथ में पड़ता है। दक्षिणी सूडान की बात करें, दक्षिणी सूडान इसके कहां पे लगता है, दक्षिणी सूडान इसके नॉर्थ वेस्ट में लगता है। अगर हम बात करें युगांडा, युगांडा इसके कहां लगता है, युगांडा इसके वेस्ट में लगता है। तो आप देखोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट कहां पर, नॉर्थ वेस्ट। तो सभी जगह की चीजें यहाँ पर लोकेट मैंने की हुई हैं। अगर इससे बात की जाए कर्क रेखा, मर्क रेखा, भूमध्य रेखा, तो इससे जो होकर गुजरती है वो भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी, भूमध्य रेखा गुजरती है। केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी। और मुद्रा की बात की जाए तो केन्याई शिलिंग इसकी मुद्रा के रूप में इसको जाना जाता है। एक प्रश्न है आपके लिए जिसका कमेंट में आपको आंसर इसका भी देना है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा केन्या से नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लिया गया है, लगती है नहीं, नहीं लगती है पूछा गया है। इथोपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे और तंजानिया। अगर आप लोगों ने ढंग से वीडियो पढ़ी और देखी है, सुनी है, तो आप लोग बता पाओगे इसकी सीमा किस देश से नहीं लगती है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट देगा। हम नेक्स्ट और अंतिम गणवेश की बात करेंगे, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। एक ऐसा अस्पताल है जिसको मिनटों में तैयार किया जा सकता है और यहाँ पर 200 मरीजों तक का इलाज एक बार में किया जा सकता है। मिनटों में तैयार होकर 200 मरीजों तक का इलाज। खैर हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे, लेकिन जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। साथ में हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाके क्लिक करके डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं भीष्म पोर्टेबल पुरस्कार अस्पताल की। तो भारतीय वायुसेना ने, यार किसने, भारतीय वायुसेना ने विमान से, यार किससे, विमान से, हवाई जहाज से, देखो सकते हो आप, विमान से पहली बार भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया हुआ। मतलब ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने विमान से, चलते हुए विमान से पहली बार भीष्म पोर्टेबल को अस्पताल का परीक्षण किया हुआ है। यह परीक्षण का उद्देश्य क्या था, जैसे कि बाढ़ की स्थिति बनती है कभी, तो बाढ़ की स्थिति में क्या होता है कि जो आपात स्थिति बन जाती है उससे निपटने के लिए ऐसे पोर्टेबल अस्पताल की विश्वसनीयता की जांच करना, लोगों पर विश्वास बनाए रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, विश्वास की जांच करना। क्योंकि अगर मान लो हमने इसका परीक्षण नहीं किया, हो सकता है जब आपात की स्थिति आई और हमें जब जरूरत पड़ी, और हो सकता है पोर्टेबल अस्पताल हमारा खुला ही नहीं, ओपन ही नहीं हुआ, तो क्या ही मतलब निकले। तो उसका परीक्षण करना इंपोर्टेंट रहता है। तो आपातकाल की स्थितियों में इसीलिए भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल की विश्वसनीयता जांचने के लिए ऐसे अस्पतालों का परीक्षण किया हुआ है और परीक्षण सफल भी रहा है। सबसे इंपोर्टेंट बात, अगर हम बात करें भीष्म पोर्टेबल अस्पताल, विश्व का ऐसा पहला पोर्टेबल अस्पताल है, याद रखिएगा, जो मिनटों में बन सकता है। तो विश्व का पहला है, जिसने उपलब्धि किसने हासिल की है, हमारे प्यारे भारत ने हासिल की हुई है, याद रखिएगा। इसे कहीं भी 72 क्यूब्स को जोड़कर तैयार किया जा सकता है। किसने, 72 क्यूब्स को जोड़कर इसको अस्पताल को तैयार किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत आसान है, इसको किसी तरीके से पोर्टेबल है तो ले जाया जा सकता है। अगर हम इलाज की बात करें तो 200 से अधिक घायलों का यहाँ पर इलाज संभव है। मैंने आपको 200 बताया था, पर यहाँ पर 200 प्लस ही है, याद रखिएगा। इसमें कुशल प्रबंधन, वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि का प्रयोग करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाता है। अब जब आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां भी प्रयोग किया जाता है, आज के समय में वेरी इंपोर्टेंट हो चुका है। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट
विजन के तहत भारत में स्वदेशी रूप से इसको तैयार किया गया है। हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड ने इसका डिजाइन तैयार किया है। क्या नाम है? हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड ने। हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी की सार्वजनिक उद्यम भी, ये आपको पता नहीं होगा अभी तक, तो मैंने बता दिया। जो हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड ने बनाया है वह एक मिनी रत्न श्रेणी की सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का एक उद्योग है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यरत कार्य करता है। तो इस तरीके से आज की हमारी जो 6 करंट अफेयर्स थी मैंने आपको डिटेल से बताई है। उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐप को डाउनलोड आपने कर लिया होगा। इसी तरीके की हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट डे में। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।